हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस लेक्चर वीडियो में देखेंगे चैप्टर रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस के चैप्टर नंबर 9 को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो देखेंगे धरातली आंकड़ों के तत्व एवं प्रकार, विक्टर एवं रटार आंकड़ा, ठीक, एलिमेंट एंड टाइप्स ऑफ स्पेक्चुअल डाटा, वेक्टर एंड रास्टार डाटा स्ट्रक्चर। तो हम इसमें देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, इसका परिचय, फिर धरातली या स्थानिक सूचनाएं क्या हैं, फिर धरातली आंकड़े देखेंगे, फिर धरातली सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण देखेंगे इसमें, फिर उसके बाद आंकड़ा मॉडल का अर्थ एवं परिभाषा को देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें देखेंगे मॉडल की विशेषताएं, जो ये विक्टर और रडार मॉडल है इसकी विशेषताएं, फिर मॉडल के कार्य, उसके बाद कार्टोग्राफिक मानचित्र मॉडल को देखेंगे, फिर विक्टर मॉडल क्या होता है और मॉडल का वर्गीकरण इसमें देखेंगे, फिर उसके बाद रस्टार मॉडल को देखेंगे, फिर रस्टार मॉडल के बाद हम देखेंगे इसमें कि आंकड़ा संघन तकनीकी क्या होता है, डाटा कॉम्प्रेशन टेक्निक्स क्या होते हैं, फिर भू संबंधात्मक मॉडल को देखेंगे, जियो रिलेशनल मॉडल को देखेंगे, फिर विक्टर और रस्टार मॉडल में अंतर को देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में आप सभी बने रहिए ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो आपका मिस ना हो सके। तो देखते हैं यहाँ पर परिचय यहाँ पर दिया है। पहले तो फोटोग्राफिक प्रतिबिंबों के मानचित्रण तथा विश्लेषण के लिए नई सूचना तकनीक की आवश्यकता को महसूस किया गया। इस दिशा में भौतिकविदों, गणितज्ञों एवं कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने मिलकर एक नए मानचित्रण उपकरण को खोजा, जिसे भौगोलिक सूचना तंत्र जीआईएस कहते हैं। यानी भौगोलिक सूचना तंत्र भौगोलिक आंकड़ों व सूचनाओं के संग्रहण, विश्लेषण व मानचित्रण की एक कंप्यूटर आधारित तकनीक है। सामान्यतः कह सकते हैं कि भौगोलिक सूचना तंत्र एक सूचना संग्रह तथा विश्लेषण का विज्ञान है। मॉर्कल डेली तथा डेवन मार्वल ने सन 1965 में सबसे पहले भौगोलिक सूचना प्रणाली शब्द का उपयोग किया। मार्वल ने भौगोलिक सूचना तंत्र को क्षेत्रीय सूचना संग्रहण, विश्लेषण और प्रदर्शन का एक तंत्र माना। क्लार्क ने इसे कई सूचनाओं के संग्रहण, एकत्रीकरण, विश्लेषण एवं प्रदर्शन का कंप्यूटर आधारित तंत्र बताया। गुडचाइल्ड ने भौगोलिक सूचना तंत्र को अलग अलग क्षेत्रीय सूचनाओं का भौगोलिक तथ्यों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु उपयोग करने वाला तंत्र बताया। आगे हम देखेंगे कंप्यूटर न सिर्फ आलेखन, गणना व गणितीय मापों को कर सकता है, अपितु वह अलग अलग आंकड़ों की गणितीय गणना के बाद उनका लेखाचित्रण एवं मानचित्रण भी आसानी से कर सकता है। इसके लिए कंप्यूटर को समुचित कार्यक्रम देना या तदनुकूल सॉफ्टवेयर का मौजूद होना आवश्यक है। वर्तमान में भौगोलिक मानचित्रण, रेखाचित्रण हेतु कई सॉफ्टवेयर उपलब्ध है, जिसमें से कुछ निम्नलिखित यहाँ पर दिए हुए हैं। SYMView, इस प्रोग्राम के माध्यम से त्रिविमीय चित्रांकन होता है तथा डिजिटल प्लॉटर के द्वारा क्रमबद्ध तलों का निरीक्षण होता है। दूसरा है RIG, इस प्रोग्राम में अंतर्वेशन के माध्यम से लाइन प्रिंटर पर मानचित्रण किया जाता है। तीसरा है SYMAP, तो इसमें समोच्च रेखा मानचित्रण व वर्णमात्रीय मानचित्र भी बनाए जाते हैं। तो भौगोलिक सूचना प्रणाली कभी कभी किसी मानचित्र को उसी रूप में संकलित नहीं करती तथा न ही धरातली क्षेत्रों के किसी दृश्य को ही संकलित करती है, अपितु जो आंकड़े भौगोलिक सूचना प्रणाली के भीतर संग्रहित किए जाते हैं उन्हें इच्छा अनुसार दृश्य पैदा किए जा सकते हैं। जिन उत्पादों को भौगोलिक सूचना प्रणाली तकनीक के द्वारा बनाया जाता है उनका प्रयोग विभिन्न योजनाओं में हो सकता है। इन्हें भौगोलिक सूचना भी कहते हैं। भौगोलिक सूचना प्रणाली में प्रयोग होने वाली सूचनाओं को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है स्थानिक सूचनाएं और दूसरा है अस्थानिक या लाक्षणिक सूचनाएं। तो धरातली या स्थानिक सूचनाएं क्या हैं? तो धरातली सूचनाओं में हम देखेंगे कि सूचनाओं की धरातली विशेषताओं में सामान्यतः एक दूसरे में अंतर स्थापित किया जा सकता है, जैसे वस्तुएं कहाँ पर स्थित हैं, एक दूसरे बसाव स्थिति में क्या संबंध है, धरातली इकाइयाँ व धरातली संबंधों से में भिन्नता और आकृतियों व संरचना के गुणात्मक तथा मात्रात्मक विश्लेषण, विभिन्न घटनाओं के बीच सहसंबंध तथा अंतरक्रिया आदि अनेक तथ्य हैं। आगे देखेंगे धरातली आंकड़े।
तो धरातली आंकड़े क्या हैं? ये वे आंकड़े होते हैं जिनकी प्राकृतिक रूप में धरातल पर भौगोलिक बसाव स्थिति होती है। धरातली आंकड़े जो मानचित्र पर बने होते हैं उन्हें स्पष्ट करने की 3 अवधारणाएं हैं। आंकड़ों को पहचानना, दूसरा है उनकी लाक्षणिक विशेषताओं को प्रदर्शित करना और तीसरा है उनका परस्पर संबंध स्थापित करना। फिर हम देखेंगे इसका पहचान का अर्थ क्या होता है। तो कोई भी धरातलीय आकृति जिसकी अपनी प्राकृतिक बसाव स्थिति होती है, प्रत्येक वस्तु की अपनी भिन्न पहचान होती है। कम अस्तित्व के कारण ही यह दूसरी वस्तुओं से भिन्न पहचानी जा सकती है। उदाहरण हेतु कोई नदी अथवा झील अथवा शिखर किसी भी धरातलीय वस्तु अथवा आकृति की लाक्षणिक मात्रात्मक विशेषताएं होती हैं जिन्हें लाक्षणिक आंकड़े कहते हैं। जैसे नदी का नाम, लंबाई, पानी की मात्रा अथवा झील का क्षेत्र, गहराई एवं प्रकृति क्या है। ठीक, आगे देखेंगे हम हर धरातलीय आकृति का परस्पर निकट का संबंध होता है जिससे वे जुड़ी हुई होती हैं। उदाहरण हेतु अगर हम एक धरातलीय प्राकृतिक आकृति नदी को लेते हैं जिसकी धरातल पर अपनी एक भिन्न पहचान है, नदी का नाम, लंबाई, चौड़ाई, शुष्क या नियतवाही इसकी लाक्षणिक विशेषताएं होती हैं। नदी का दूसरी नदी, झील अथवा समुद्र से संबंध होना संबंधात्मक अवधारणा का ज्ञान कराता है जो एक आकृति का अन्य आकृति से संबंध को जोड़ता है। धरातलीय मानचित्रों में उपयुक्त सूचनाएं लिखी होती हैं जिनका अंकन तथा मापन सरलता से हो सकता है। सभी तरह के भौगोलिक सूचनाएं मानचित्र पर दर्शाई जाती हैं जिन्हें कंप्यूटर पर सुलभता से एकत्र किया जा सकता है। कंप्यूटर पर इन आकृतियों को बिंदु, रेखा एवं क्षेत्र की आकृति के द्वारा दर्शाया जा सकता है। आगे हम देखेंगे धरातलीय सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण। तो धरातलीय सूचनाएं अलग अलग आकृतियों, लक्ष्यों व क्षेत्रों की धरातलीय सापेक्षित स्थिति संबंधित होती है। इन भौगोलिक सूचनाओं को मानचित्र पर प्रस्तुत करने हेतु निम्नलिखित 3 विधियां हैं। इन्हें मानचित्र के तत्व भी कहा जाता है। तो पहला विधि है पॉइंट, दूसरा है लाइन और तीसरा है एरिया। इस तरीके से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक, आगे देखेंगे हम बिंदु आकृति क्या होती है। तो बिंदु आकृति यहाँ पर पूछ रहा है। तो अलग अलग बसाव स्थितियों को किसी भी बिंदु, चिन्ह अथवा चिप्पी के द्वारा x व y निर्देशांक की मदद से चिन्हित किया जाता है। जैसे कुआं व नलकूपों का विवरण, अधिवासों की स्थिति व नगर क्षेत्र को हम बिंदु के अनुसार प्रदर्शित कर सकते हैं मानचित्र पर। दूसरा है रेखीय आकृति। रेखीय आकृति को x व y निर्देशांकों की श्रृंखला की मदद से दर्शाया जाता है जैसे सड़क, नदी, नहर व रेलवे। फिर है तीसरा बहुभुज आकृति। वे आकृतियां होती हैं जो एक जैसी विशेषताओं वाले क्षेत्रों की सीमाओं से घिरी हुई होती हैं जैसे झील, बाढ़ का मैदान, कृषि भूमि, कोड़धारी, वनस्पति क्षेत्र व नगर क्षेत्र। ऐसी आकृतियों को x y निर्देशांक के समूहों के सेट के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। कभी कभी चिप्पी जो लेबल है एवं किसी विशेष सांकेतिक चिन्हों के माध्यम से भी बहुभुज आकृतियों को दर्शाया जा सकता है। आगे हम देखेंगे यह क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, बहुभुज आकृति वाला। ठीक, आगे देखेंगे फिर आंकड़ा संग्रह प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि आंकड़ों तक पहुंचने का रास्ता आसान होना चाहिए जिससे उन तक सरलता से पहुंचा जा सके। इतना ही नहीं, आंकड़ों को आड़ा अथवा तिरछा ले जाने का भी प्रावधान होना चाहिए। इससे आंकड़ों तक पहुंच आसान होती है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अनेक तरीके हैं जिनमें से कुछ अन्य तरीकों की तुलना में अत्यंत समझाशील हैं। यद्यपि कोई भी एक तरीका समस्त दशाओं में उचित नहीं होता, किंतु फिर भी अनेक विधियां विभिन्न भिन्न रूपों में उपयोग की जाती हैं। तो परतें तथा विस्तार, लेयर्स एंड कवरेज यहाँ देखेंगे। तो भौगोलिक सूचना प्रणाली में सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि एक अथवा एक से अधिक वर्गों के आंकड़ों को किस आधार पर प्रवेश किया जाए। इसके लिए सबसे पहले हम आंकड़ों को अनेक वर्गों में बांटा जाता है। तो इस वर्ग की एक परत बनाई जाती है जैसे सड़क, अपवाह तंत्र, भूमि प्रयोग, मृदा आदि। भौगोलिक सूचना प्रणाली धरातलीय आंकड़ों को परतों में संजोकर रखता है। आगे देखेंगे हम अब आंकड़ा मॉडल का अर्थ
एवं परिभाषा क्या है? तो आंकड़ा मॉडल जो है भौगोलिक सूचना पद्धति में आंकड़ा मॉडल के संदर्भ में विश्लेषण करने से पूर्व मॉडल का सामान्य ज्ञान अनिवार्य है। साधारण अर्थ में मॉडल में परिभाषाओं अथवा नियमों का सेट जिनके आधार पर आंकड़ों को संगठित किया जाता है। किसी भी भौगोलिक स्थिति की यथार्थता कुछ निश्चित गुणों को दर्शाने वाले एक आदर्शीकृत आइडियलाइज निरूपण रिप्रेजेंटेशन यानी किसी भी भू क्षेत्र का या भूभाग का छोटी मापनी पर छोटे पिंड के माध्यम से प्रदर्शन होता है, जिनमें कुछ छाटे हुए गुणों को निर्देशित किया जाता है, उन्हें हम मॉडल कहते हैं। तो आंकड़ा मॉडल किसे कहते हैं, ये हो गया। आगे हम देखेंगे फिर है भूगोल में मॉडल का उपयोग सबसे पहले किसने किया? तो सबसे पहले जो है वह एडवर्ड एकरमैन ने किया था। यहाँ पे कुछ तथ्य दिए हुए हैं, फैक्ट्स, जिसे आप सभी याद रखिएगा। ठीक, तो इसका उपयोग एक दूसरे क्रांति के रूप में सबके सामने आया। इसे मात्रात्मक क्रांति का अंग भी कहा जा सकता है। मॉडल उपयोगी की प्रक्रिया को मात्रात्मक या गणितीय विषय में समझाया जा सकता है, जिससे स्थानिक संगठन संबंधी विस्तृत सिद्धांतों की स्थापना हो सकती है। वान थ्यूनेन का कृषि के स्थानीयकरण का सिद्धांत 1826 और वेबर का औद्योगिक अवस्थितीकरण सिद्धांत 1929 और किस्टॉलर का केंद्रीय स्थल सिद्धांत 1933 मानवीय गतिविधियों से संबंधित स्थानीयकरण के उदाहरण हैं, जो आदर्श स्थिति को सुव्यवस्थित व उचित तरीके से प्रकट करते हैं। इनका विश्लेषण वास्तविक संचार में होता है और व्यापक निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। उपयुक्त मॉडल आदर्श आर्थिक भूदृश्य के ज्यामितीय स्वरूप को अभिगम्यता, दूरी, अपक्षय, क्रम, श्रम में अधिक लाभ अर्जित करना जैसी अवधारणाओं के बारे में स्पष्ट करते हैं। कालांतर में रिचर्ड चोडले एवं पीटर हैगेट ने अपनी पुस्तक के माध्यम से मॉडल की संरचना का विकास करके का प्रयास किया। आगे हम देखेंगे, यहाँ पे कुछ तथ्य है जिसे आप सभी ध्यान से देख लीजिएगा। आगे हम देखेंगे भूगोल में मॉडलों की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो यहाँ पे मॉडल की आवश्यकता इसलिए होती है कि जिस भौगोलिक वास्तविकता के कुछ लक्षणों का प्रदर्शन होता है अथवा करना है वह वास्तविक तथा जटिल होती है और वे लक्षण सामान्य समझ के बहुत कठिन रह जाते हैं। अतएव भौगोलिक स्थिति को अत्यंत सरल रूप में व्यक्त करने हेतु प्रतिरूपों का उपयोग होता है, जिससे कि उस भौगोलिक स्थिति को समझने में आसानी हो जाए। और सरल करने के लिए कार्य को चिन्हों का उपयोग किया जाता है, जैसे गणितीय में भौमिकी मॉडलों में शैलों को चिन्हों के माध्यम से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए मॉडल की आवश्यकता पड़ी। अब आगे हम देखेंगे मॉडल निर्माण के पहलू क्या है। तो मॉडल निर्माण के कुछ निम्नलिखित पहलू यहाँ पे 1, 2, 3 करके दिए हुए हैं। फिर आगे देखेंगे हम मॉडल निर्माण के कारण क्या है। तो यहाँ पे मॉडल निर्माण के भी कारण जो है निम्नलिखित है। फिर हम देखेंगे मॉडल की विशेषताएं क्या हैं। तो यहाँ पे मॉडल की विशेषताएं देख लेते हैं। तो मॉडल की विशेषताएं निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है चयनात्मकता, दूसरा है संरचनात्मक, तीसरा है सिद्धांतों तथा तथा नियमों, फिर चौथा है क्रमबद्धता, फिर पांचवा है समरूपता। तो ये तो मॉडल की विशेषताएं थी। अब हम देखेंगे मॉडल के कार्य। तो मॉडल के कार्य क्या है। तो मॉडल के कार्य जो है सिद्धांत, नियम एवं सरलीकरण के रूप में मॉडल के कुछ विशेष कार्य होते हैं। पहला है मनोवैज्ञानिक कार्य, दूसरा व्यवहारिक कार्य, तीसरा तार्किक कार्य, चौथा प्रासंगिक कार्य, पांचवा कल्पनात्मक कार्य, छठा संरचनात्मक कार्य। तो अब हम आगे देखेंगे इस तरह आंकड़ा मॉडल में निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। तो ये तो कार्य थे। अब इसमें हम देखेंगे ढांचा बनाना किस तरीके से होता है। तो आंकड़ों की ऐसी संरचना बनाना है जिससे कंप्यूटर पर आंकड़ों का संग्रह, पुनर्प्राप्ति व परिचालन आसानी से हो सके। आंकड़े संरचना मॉडल का केंद्र बिंदु होता है। फिर दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। फिर तीसरा संगठीकरण करते हैं, जिसमें हम संगठीकरण में भी कुछ बिंदु देखेंगे। तो धरातलीय आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS जिसको कहते हैं, में मुख्य रूप से 2 मॉडल अपनाए जाते हैं। पहला है कार्टोग्राफिक मॉडल और दूसरा है भूसंबंधात्मक मॉडल। तो कार्टोग्राफिक मानचित्र मॉडल क्या है देखते हैं। कार्टोग्राफी मॉडल धरातलीय चरों को व्यवस्थित तथा प्रस्तुत करने की एक आसान व सामान्य वैज्ञानिक विधि है। इसके द्वारा आंकड़ों का प्रक्रमण व्यवस्थित कर किसी समस्या के समाधान हेतु परिणाम निकाले जा सकते हैं। वस्तुतः फोटोग्राफिकल मॉडल आंकड़ों के कई परतों का
संचालन व क्रियाविधि संकल्पना पर आधारित होती है। फोटोग्राफिक मॉडल को मिश्रित मानचित्र मॉडल भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत रस्टार संरचना को अधिकांशतः भौगोलिक सूचना प्रणाली पैकेज में प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखेंगे रस्टार मॉडल। रस्टार संरचना में आंकड़ों के प्रयोग करने की दो विधियां हैं। पहला है चार खानेदार वर्गाकार विधि और दूसरा है चतुर्वृश्चिक बहु खानेदार विधि। इनको आगे विस्तृत रूप में समझाएंगे हम। आगे देखे हैं मॉडल का वर्गीकरण किस तरीके से होता है। तो मॉडल का वर्गीकरण पहले हम लिखेंगे लक्ष्य आधारित मॉडल, ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल। तो यह मॉडल किसी विशिष्ट घटना अथवा दृश्य को महत्व प्रदान करता है जिसका अध्ययन अलग ही होता है। कोई भी धरातलीय घटना दृश्य छोटा हो अथवा बड़ा, उसे एक लक्ष्य नामित किया जाता है। आगे हम देखेंगे इस तरीके से रियल वर्ल्ड फेनोमेना है। लक्ष्य आधारित मॉडल को निर्धारित करने वाले तत्व यहाँ पे ऐसे इस तरीके से बताए गए हुए हैं जिसका क्लासिफिकेशन हुआ है। अब दूसरा है जाल आधारित मॉडल। तो हम पहले मॉडल देख लिए तो लक्ष्य आधारित मॉडल, अब दूसरा है जाल आधारित मॉडल। तो यह मॉडल लक्ष्य आधारित मॉडल के कुछ पहलुओं का भाग है। यह मॉडल प्रायः अलग अलग तथ्यों से संबंध रखता है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह कई आकृतियों के बीच अंतरक्रियाओं को सुनिश्चित करता है। विभिन्न लक्ष्य बिंदुओं में कार्यात्मक संबंध होता है। विभिन्न मार्ग लक्ष्य बिंदुओं को परस्पर जोड़ता है। विशेष पहलुओं के बीच सबसे आवश्यक दूरी व मार्ग की रुकावटें होती हैं। इस मॉडल का सर्वाधिक प्रयोग सड़क, समुद्री मार्ग, वायु मार्ग, जल वितरण, गैस, टेलीफोन एवं विद्युत के अध्ययन में होता है। आगे हम देखेंगे तीसरा है फील्ड आधारित मॉडल। यह क्षेत्र अथवा फील्ड का तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में फैले हुए भौगोलिक चरों का प्रभाव क्षेत्र होता है। चर चाहे प्राकृतिक हो या सांस्कृतिक एक रूप में किसी क्षेत्र विशेष में फैले हुए होते हैं। फिर चौथा देखेंगे धरातलीय आंकड़ा मॉडल। फिर उसके बाद हम देखेंगे विक्टर मॉडल। तो विक्टर मॉडल जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विक्टर मॉडल और रटार मॉडल। फिर उसके बाद विक्टर मॉडल और रटार मॉडल के बीच हम अंतर भी पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो विक्टर मॉडल जो है में किसी लक्ष्य अथवा वस्तु को किसी आकृति विशेष के माध्यम से उचित विधि से दर्शाया जाता है। उचित विधि का तात्पर्य है कि किसी वस्तु की वसाव, स्थिति, दूरी व आयाम सही रूप से निश्चित करना। निर्देशांकों का स्थान विक्टर मॉडल में निरंतर माना जाता है। तो विक्टर एक द्विविम मॉडल है जो बिंदु, रेखा अथवा बहुभुज तत्वों को प्रदर्शित करता है। यह भौगोलिक आकृतियों के निर्देशांकों के सेट द्वारा दर्शाए जाते हैं। एक्स तथा वाई निर्देशांक किसी बिंदु, रेखा व बहुभुज आकृतियों की स्थिति को स्पष्ट करते हैं। एक्स तथा वायु निर्देशांक क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर अक्षों पर द्विविम क्षेत्र को दर्शाते हैं। भौगोलिक सूचना पद्धतियों में मुख्यतः तीन संरचनाओं का उपयोग किया जाता है। पहला बिंदु तत्व, दूसरा रेखी तत्व और तीसरा आपको देखने को मिलेगा क्षेत्रीय तत्व। आगे हम देखेंगे विक्टर मॉडल के लाभ क्या हैं। तो विक्टर मॉडल के लाभ निम्नलिखित लाभ यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर उसके बाद कमियां भी दी हुई हैं। विक्टर मॉडल के लाभ के साथ साथ उनकी कमियां भी जो है यहाँ निम्नलिखित प्रकार से दी हुई हैं। फिर हम आगे देखेंगे रटार मॉडल। अब रटार मॉडल को देखेंगे तो रटार मॉडल क्या है। तो रटार आधारित मॉडल स्थान से संबंध रखता है जिन्हें चार खानेदार सेल के माध्यम से दर्शाते हैं। यह भौगोलिक आंकड़ों को दर्शाने वाला धरातल आधारित मॉडल है। प्रत्येक सेल का किसी रिकॉर्ड से संबंध होता है जो किसी लक्ष्य को पहचानता है। प्रत्येक सेल को एक पिक्सल कहा जाता है जिसका एक मान होता है। यह मान उस वस्तु अथवा घटना से संबंधित होता है जिसकी विशेषताओं को यह प्रदर्शित करता है। प्रत्येक पिक्सल का अपना एक मान होता है। पिक्सल के आकार को न्यूनतम मानचित्र इकाई कहा जाता है। उदाहरण हेतु 1/50,000 मापक पर बने मानचित्र को ppm 3 माइक्रोमीटर और 3 माइक्रोमीटर अथवा 2.5 हेक्टेयर होती है। मिलीमीटर इसको बोलेंगे, ठीक। प्रत्येक सेल का ग्रे मान भी होता है। ग्रे मान को 0 से 255 तक के मानों में बांटा जाता है। रटार आंकड़ा मॉडल में किसी मानचित्र की शुद्धता मानचित्र के मापक व विभेदन पर निर्भर करती है। किसी सेल पर पिक्सल के माध्यम से जितने क्षेत्र को घेरा जाता है उसे ही उस मानचित्र का विभेदन कहते हैं। आगे हम देखेंगे
यहाँ पे ये रटार मॉडल आपको इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक, रटार मॉडल एवं विक्टर मॉडल में जो यहाँ पे संरचना है दिया हुआ है, फिर से एक बार देख लीजिए। विक्टर और रटार मॉडल में ये डिफरेंस बताया गया है इस तरीके से। ये रटार के द्वारा ये प्रदर्शित किया गया मानचित्र है। फिर ये विक्टर और रटार है, दोनों में अंतर। फिर रटार आंकड़ा संरचना यहाँ पे दिखाया गया है इस तरीके से। फिर है रटार पद्धति की क्षमताएं, हम देखेंगे यहाँ पर। फिर रटार मॉडल के लाभ को देखेंगे। फिर रटार मॉडल की कमियों को देखेंगे। फिर रटार मॉडल के प्रयोग को देखेंगे, हम प्रयोग किस तरीके से करते हैं यहाँ पर रटार मॉडल को। फिर नेक्स्ट हेडिंग है आंकड़ा सघन तकनीकी। तो आंकड़ा सघन तकनीकी में निम्नलिखित 4 कोडिंग विधियां होती हैं। पहला है चेन कोड विधि, दूसरा है प्रवाह दूरी कोड विधि, फिर तीसरा है ब्लॉक कोड विधि, और चौथा है चतुर्थ वृक्षीय बहुखानेदार विधि। इसमें पूरी चीज़ें बताई हुई हैं, आप सब ध्यान से देख लीजिए। अब तो हमने देखा जो मॉडल थे वह 2 प्रकार के मॉडल थे। पहला था स्थानिक और दूसरा था भूसंबंधात्मक मॉडल। तो भूसंबंधात्मक मॉडल में हम देखते हैं जियो रिलेशन मॉडल। तो यह अत्यंत विकसित उपागम है जो संरचनाओं को संग्रहित करती है। वास्तविक जगत के स्थानिक तत्व अलग अलग आकृतियों का उल्लेख करते हैं। लाक्षणिक विशेषताएं बिंदु, रेखा व बहुभुज तत्वों से संबंधित होती हैं। आगे हम देखेंगे विक्टर एवं रस्टार मॉडल में अंतर। तो भौगोलिक सूचना के प्रतिरूप पर में धरातलीय आंकड़ों की संरचना हेतु रस्टार एवं विक्टर विधियों विभिन्न दृष्टिकोण रखती हैं। कुछ वर्ष पहले यह तक माना जाता था कि विक्टर एवं रस्टार आंकड़ा सूचनाएं परस्पर विरोधी होती हैं। ऐसा इसलिए समझा जाता था क्योंकि रस्टार विधि में संग्रहण व प्रतिबिंब प्रक्रिया के लिए अत्यंत कंप्यूटर स्पेस व स्मृति की जरूरत होती थी, जबकि विक्टर विधि में कम स्थान की जरूरत होती है। रस्टार विधि में अनेक धरातलीय विश्लेषण अत्यधिक आसान होते हैं। आंकड़ों के परिचालन में इसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं, जैसे पॉलीगन प्रतिच्छेदन अथवा धरातलीय सामान्यीकरण से जन्मी समस्याएं इत्यादि। रस्टार विधि के द्वारा बने मानचित्र अच्छे नहीं होते। इसके विपरीत विक्टर विधि में आंकड़ा आधारित उचित अति उत्तम विधि से प्रतिबंधित होता है। इसके द्वारा बने मानचित्र अत्यंत परिष्कृत होते हैं। इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें धरातलीय विश्लेषण अत्यधिक कठिन होता है। अब हमारा रस्टार और विक्टर मॉडल में अंतर देखेंगे। तो यहाँ पे पहला अंतर है, यह मॉडल बहुत अधिक जटिल आंकड़ा संरचना युक्त मॉडल है। और रस्टार क्या है, यह मॉडल एक सुगम डाटा मॉडल है। और विक्टर में क्या है दूसरा पॉइंट, यह मॉडल भौगोलिक आकृतियों को केंद्रित करता है और रस्टार मॉडल जो है बसाव स्थिति को केंद्रित करता है। विक्टर मॉडल में तीसरा देखते हैं, इस मॉडल में उपग्रह से मिले आंकड़ों को आसानी से कंप्यूटर में नहीं डाला जा सकता। और रस्टार मॉडल में आधारित जीआईएस में उपग्रही सूचनाओं को कंप्यूटर पर आसानी से डाला जा सकता है। तीसरा है, चौथा पॉइंट है कि विक्टर मॉडल में टोपोलॉजिकल प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, वहीं रस्टार मॉडल में इस आंकड़ों को पंक्ति व कॉलम में एकत्रित किया जाता है, किंतु टोपोलॉजिकल प्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता। पांचवा है, विक्टर मॉडल में वास्तविक सांसारिक घटनाओं को जिनकी एक विशिष्ट बसाव स्थिति होती है को स्थैतिक बिंदु, रेखा, सीमाओं व घिरे हुए क्षेत्र का शुद्ध अवलोकन करता है। अधिकतम लक्ष्यों के लिए विक्टर मॉडल उचित है और रस्टार मॉडल जो है प्रत्येक तत्व एक लक्ष्य के रूप में दर्शाता है। ठीक, छठा है, यह मॉडल किसी वस्तु अथवा लक्ष्य की आकृति को अत्यंत शुद्धता से दर्शाता है। तो रस्टार मॉडल में यह मॉडल धरातलीय
को कम करता है। इसका तात्पर्य है कि रस्टार मॉडल बहुत अधिक सामान्यीकरण दृश्य को व्यक्त करता है। फिर हम विक्टर मॉडल में 7वां पॉइंट देखेंगे। इस मॉडल में किसी वस्तु आकृति की सीमाओं को अत्यंत शुद्धता के साथ दिखाया जाता है। फिर रस्टार मॉडल में 7वां है, यह मॉडल आकृतियों तथा धरातल के बीच प्रदर्शित करता है, उदाहरण के लिए उच्चावचक के साथ मिट्टियों का वर्गीकरण। फिर 8वां है विक्टर मॉडल जो है में बसाव स्थितियों को एक्स तथा वाई निर्देशांक पद्धति की मदद से प्रदर्शित किया जाता है। वहीं रस्टार मॉडल में बसाव स्थिति को कार्टेशियन निर्देशांक पद्धति में दर्शाता है। आगे देखेंगे कुछ पॉइंट्स और दिए हुए हैं यहाँ पर जो इस तरीके से है। फिर हम देखेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ साथ चैप्टर नंबर 10 को भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सभी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ठीक। लाइक और शेयर करें ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ आप तक जल्दी से पहुँच सके, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस तरीके से आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, यहाँ पे दिए हैं। फिर ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस भी आपके लिए यहाँ पे दिए हैं। और जो ये रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस पेपर है यह आपके कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही ज़रूरी महत्वपूर्ण रखता है। और जो जियोग्राफी आगे पढ़ना चाहते हैं, आगे यूजी के बाद पीजी करना चाहते हैं जियोग्राफी से, उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। तो अपने सब्जेक्ट को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि आपको पीजी में भी यही चीज़ें क्या है दोबारा रिपीट करनी है और इससे बेहतर तरीके से पढ़ना है और डिटेल में आपको जाना है, ठीक। तो अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे मानचित्र प्रक्षेप निर्देशांक प्रणाली एवं डेटम, मैप प्रोजेक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड डेटम देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।